हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है ग्रेजुअल, धीरे धीरे। तो देखते हैं किसके बारे में है। इन मिड अप्रैल, कह रहा है कि अप्रैल के मध्य में न्यूज़ ब्रोक, एक न्यूज़ जो है वो फैल गई दैट इंडियाज ऑटो मेकर्स, जो भारत की कार बनाने वाले हैं, हैड यूनानिमसली एग्रीड, वो एक साथ सभी एग्री कर गए हैं। यूनानिमसली मतलब एक साथ, टू अ न्यू फ्यूल एफिशिएंसी एंड इमिशन रिडक्शन टारगेट। और किस बात को लेकर वो एग्री कर गए हैं? जो नए फ्यूल एफिशिएंसी और इमिशन रिडक्शन के टारगेट हैं उसको लेकर वो एग्री कर गए हैं। न्यू फ्यूल एफिशिएंसी मतलब एक नया तरीके का फ्यूल जिसकी कितना ज़्यादा वो एफिशिएंट है, और इमिशन रिडक्शन टारगेट का मतलब होता है कि आप कितनी ज़्यादा हार्मफुल जो गैसेस है वो पर्यावरण इन्वायरमेंट में छोड़ सकते हैं। और ये टारगेट किसके द्वारा बताया गया है? प्रपोज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा बताया गया है। द सेक्टर्स स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, और ये बी है क्या? ये इस सेक्टर की, ये जो ऑटो मेकर्स हैं, ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, इसके मानक तय करता है, और ये एक बॉडी है जो कि मानक को तय करती है। दिस फॉलोज अ कंट्रोवर्सी लेट लास्ट ईयर। कह रहा है कि ये जो नए मानक या नए जो स्टैंडर्ड्स आए हैं, टारगेट आए हैं, वो लास्ट ईयर जो विवाद हो गया था उसके बाद आए हैं। ड्रिवन लार्जली बाय डिफरेंसेस बिटवीन मारुति सुजुकी। और ये जो कंट्रोवर्सी थी ये किस वजह से थी? क्योंकि एक डिफरेंसेस थे, मतलब एक तरीके से जो उनके बीच में असहमति थी। किसके बीच में? मारुति सुजुकी, जो कि विच कमांड्स एन ओवरवेलमिंग शेयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमांड रखती है बड़े शेयर के ऊपर, ऑफ द स्मॉल कार सेगमेंट, जो स्मॉल कार का सेगमेंट है उसके ऊपर। मतलब मारुति सुजुकी एक ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ा शेयर रखती है जो स्मॉल स्मॉल कार हैं, जो स्मॉल कार मॉडल्स हैं उसके ऊपर। एंड अदर्स मैन्युफैक्चर, और जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ। मतलब पिछले साल एक विवाद था मारुति सुजुकी और दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके बीच में। इसको ध्यान में रखते हुए नए रूल आए हैं, जो नए रिडक्शन टारगेट है, एमिशन रिडक्शन टारगेट है, या फिर न्यू फ्यूल एफिशिएंसी के टारगेट है। द अर्लियर प्रपोजल हैड इफेक्टिवली, कह रहा है कि जो पहले वाला प्रपोजल था उसने एफिशिएंट तरीके से क्रिएटेड अ कार आउट फॉर स्मॉल कार्स, एक तरीके से स्मॉल कार्स के लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया था। कार आउट का मतलब होता है एक्सेप्शन, किसी चीज से छूट दे दी थी। अ सेगमेंट दैट अकाउंट्स फॉर, कह रहा है एक ऐसा सेगमेंट है ये स्मॉल कार्स वाला जो कि अबाउट 14% टू 15% ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल, जिसमें 14 से 15% व्हीकल की सेल होती है। डिलेइंग द शिफ्ट टू क्लीनर फ्यूल्स, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हम शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रांजिशन आ रहा है कि हम साफ फ्यूल की तरफ जा रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं, उसमें डिले हो गया। लार्जर कार मेकर्स, कह रहा है कि जो बड़े बड़े कार मेकर्स थे, बड़ी बड़ी कार बनाने वाली कंपनीज थी, मीनवाइल जबकि वर रिक्वायर्ड टू मीट, उनको जरूरत थी किसी टारगेट को मीट करने में जो कि मोर स्ट्रिजेंट टारगेट, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर थे। स्ट्रिजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मतलब इन बड़ी बड़ी कार मेकर्स के लिए ऐसे टारगेट थे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, मगर जो स्मॉल कार्स वाला सेगमेंट था उनके लिए ऐसे कोई भी टारगेट नहीं थे। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी कार मेकर्स कंपनीज थी या स्मॉल कार्स कंपनी थी, इनके बीच में डिफरेंसेस थे, पुटिंग देम एट अ रिलेटिवली डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि बड़ी बड़ी जो कार कंपनीज थी उनके लिए बहुत टारगेट स्ट्रिक्ट थे, तो जिसकी वजह से उनको डिसएडवांटेज हो रहा था कार की जो प्राइसिंग थी उसको लेकर और इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है। While this triggered a relook at the proposed emission norms, कह रहा है कि जबकि यही वजह थी कि दोबारा से जो प्रपोज्ड इमिशन नॉर्म्स थे, जो कि बी द्वारा दिए गए थे, इमिशन के जो रूल्स थे उसको दोबारा से देखा गया। वॉट हैज इमर्ज इज ओनली मार्जिनली बेटर, और दोबारा से जो रीलुक हुआ, जो चीज़ें बदली गई, जो दोबारा से चीज़ मतलब जो नए रूल्स आए वो कुछ ही ठीक थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट दरअसल सम प्रोविजंस अपीयर काउंटर प्रोडक्टिव, जो कुछ प्रोविजन दोबारा दिए गए वो काउंटर प्रोडक्टिव थे, एक तरीके से इनएफेक्टिव थे या फिर हार्मफुल थे या फिर उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे। टू रिड्यूसिंग इमिशन, कि जिससे हम इमिशन को रिड्यूस कर सकें। एंड डीकार्बनाइजिंग द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उससे कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कम कर सकें। डीकार्बनाइजेशन मतलब उस सेक्टर से कार्बन को कम करना। अब कार्बन जुड़ा किसके साथ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इन दो गैसेस को कम करना। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जबकि भारत जो है वो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने वाला देश है। एट फर्स्ट ग्लांस कह रहा है कि पहली नजर में द हेडलाइन रिडक्शन इन कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट, ये जो हेडलाइन थी कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट की रिडक्शन की from about 113 grams of CO2 per kilometer under CAFE 2 to 77 gram per kilometer by 2030 132 under CAFE third appears ambitious। कह रहा है कि ये जो रिडक्शन की हेडलाइन थी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंट टारगेट में, जो कि अभी क्या है 113 ग्राम ऑफ CO2 पर किलोमीटर, मतलब आपने गाड़ी 1 किलोमीटर चलाई तो आपको लगभग 113 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। ये का मतलब कार जो मैन्युफैक्चर है उनकी जिम्मेदारी है ये। और 2031-32 तक आते आते यही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रहे हैं वो कितनी हो जानी चाहिए? 77 ग्राम हो जानी चाहिए पर किलोमीटर। मतलब कितना ज्यादा रिडक्शन होगी। वो ऐसे तो लग रहा है कम है मगर ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो कह रहा है ये ऐसा जान पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट है। The new cycle is proposed to run from April 2027 to March 2032। कह रहा है कि ये जो नई साइकिल जो बताई गई है वो कब से कब तक चलेगी? 2027 अप्रैल से लेके मार्च 2032 तक। However, हालांकि द फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबल डिजाइन, कह रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, मतलब जो पूरा सिस्टम है, ढांचा है, ये काफी लचीला है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है इसके अंदर। मे वीकन कंप्लायंस, जिसकी वजह से हो सकता है जो कंपनीज है वो रूलों को सही से फॉलो ना करें और ये जो कंप्लायंस है मतलब रूल को फॉलो कराने वाला सिस्टम है ये कमजोर हो जाए। एंड स्लो द अर्जेंट ट्रांजिशन टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज, और जो तुरंत परिवर्तन चाहिए क्लीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ उसको धीमा कर दे रही है। स्पेशली इलेक्ट्रिफिकेशन, खासकर जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस है उसको। टू बी श्योर, सुनिश्चित रूप से द एक्सप्लिसिट कार्व आउट फॉर स्मॉल कार्स हैज बीन रिमूव, जो क्लियरली जो स्मॉल कार्स के लिए छूट दी गई थी, कार्व आउट मतलब उनको जो एक्सेप्शन दिया गया था उसको हटा दिया गया। बट इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सेवरल अल्टरनेटिव कंप्लायंस पाथ, मगर पाथवेज उसकी जगह और भी जो अल्टरनेटिव पाथवेज थे, रास्ते थे रूल्स को कंप्लाई करने के लिए, लागू करवाने के लिए, उससे उसको रिप्लेस कर दिया गया। मतलब कि ये जो एक्सेप्शन स्मॉल कार्स को दिया गया था उसको तो हटा दिया गया नए रूल में, मगर उसकी जगह और नए रास्ते ले आए। दीज इंक्लूड, इन अल्टरनेटिव पाथवेज में क्या क्या इंक्लूड है? क्रेडिट्स फॉर हाइयर एथनॉल ब्लेंडिंग, मान लो ये कार है कोई, ठीक है, ये कार 100% पेट्रोल में चलती है, इस पेट्रोल में कितना हम एथनॉल मिक्स कर सकते हैं उसमें वो चलने लगे। अब ये E20 टू E85 कॉम्पैटिबल जो व्हीकल्स हैं, इसका मतलब ये कि इसमें हम 20% एथनॉल मिक्स कर सकते हैं और 85% तक मिक्स कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी होती है। तो कह रहा है कि इसमें आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप हाई एथनॉल ब्लेंडिंग कारों को यूज कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो इसमें आपको क्रेडिट मिलेगा। और वो क्रेडिट का यूज क्या होता है? मान लो कि कोई व्यक्ति 100% CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, ठीक है, किसी वजह से भी, तो उसको कुछ क्रेडिट मिल गया, 20% जो क्रेडिट मिल गया साल का, कि अगर आप 20% CO2 अगर आप एटमॉस्फेयर में डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको कोई फाइन नहीं पड़ेगा, मगर वो क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। किस तरीके से लेना पड़ेगा? अलग अलग एक्टिविटीज करके जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करे, पर्यावरण को सपोर्ट करे। तो वही कह रहा है कि अगर हाइयर एथनॉल ब्लेंडिंग वो यूज करते हैं तो उनको क्रेडिट मिलेगा। एंड फॉर इंक्रीमेंटल एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज, और कुछ ऐसी जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हो उसको यूज करके, जैसे कि स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। ये स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मतलब क्या होता है? कार खड़ी हुई है तो जब जरूरत नहीं है तो स्टॉप हो जाए और जब जरूरत है तो स्टार्ट हो जाए, इससे क्या होगा? पेट्रोल बचेगा। तो इससे भी क्रेडिट मिलेगा उनको। क्रेडिट का मतलब समझ लो एक तरीके का पैसा, कि आप CO2 इमिशन करने के लिए जो पैसा आपके पास है, तो आप अगर उस पैसे को खर्च करोगे तो इतना CO2 जो है आप एमिट कर सकते हो एटमॉस्फेयर में। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब है जब ब्रेक दबाते हो तो हीट पैदा होती है, जो हीट पैदा होती है अगर उसको यूज कर लें हम
अपनी बैटरी को चार्ज करने में, तो उसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और साथ ही साथ जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अगर लगाते हैं तो इसमें भी आपको क्रेडिट मिलता है। वाइल यूजफुल, कह रहा है कि जबकि ये यूजफुल तो है, दीज आर मार्जिनल इंप्रूवमेंट, ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं, मार्जिनल मतलब स्मॉल इंप्रूवमेंट्स हैं, जो कि अलाउ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को, जो कार बना रहे हैं, कि वो अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लें विदाउट अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बिना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के में शिफ्ट हुए। कहने का मतलब ये है कि अब इन्होंने क्या किया कि ये कह दिया कि भैया आप एथनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस का यूज़ कर लो, इससे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम यूज़ कर लो, है ना, रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाली टेक्नोलॉजी अपनी कारों में यूज़ कर लो, तो इससे क्या होगा, आप क्रेडिट कमाते जाओगे। बहुत सारी क्रेडिट आपने कमा ली, मान लो 100 क्रेडिट कमा ली, पूरे साल भर के लिए काफ़ी है कि आप कितना भी एमिट कर रहे हो। कह रहा है इससे तो ये ठीक है, ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट थे जिससे ये जो कार बनाने वाले थे, अब ये अपनी टारगेट जो जितना इनको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम करना था, वो क्रेडिट कमा कमा कर ही ये अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उस सिस्टम में शिफ्ट होने की। समझ रहे हो कि जब पहले ही इनका काम हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा करने में, तो ये बड़ा परिवर्तन क्यों लाएंगे अपने पूरे स्ट्रक्चर में। द बीई हैज ऑल्सो प्रपोज सुपर क्रेडिट्स, कह रहा है कि जो बीई है उसने सुपर क्रेडिट्स को भी प्रपोज किया है, जहां पे होगा क्या, वेयर सर्टेन टेक्नोलॉजी, जहां पे कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, काउंट मल्टीपल टाइम्स टूवर्ड्स कंप्लायंस, अगर उसका यूज किया जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी जो है या फिर मैन्युफैक्चरर है उसने रूल्स को कई बार फॉलो किया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, अब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कुड काउंट एज 3 व्हीकल, कि अगर आप एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाते हैं तो वो 3 व्हीकल्स के इक्विवेलेंट होगी। मतलब 3 व्हीकल बनाने में जितना क्रेडिट मतलब कंपनी कमा सकती है, अगर वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है तो उसको 3 गुना क्रेडिट मिल जाएगा। कंबाइंड विद क्रेडिट बैंकिंग, कह रहा है कि ये सिस्टम को क्रेडिट बैंकिंग के साथ कंबाइन किया गया, जोड़ा गया, एंड ट्रेडिंग के साथ। देखो जिस तरीके से पैसा होता है उसका पूरा बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसी में आप ट्रेड करते हो, सेल करते हो, बाय करते हो, वो इसी क्रेडिट में भी एक क्रेडिट बैंकिंग वाला सिस्टम है जिसमें आप अपना क्रेडिट बेच सकते हो या किसी कंपनी से क्रेडिट खरीद सकते हो। मान लो कि आपके पास क्रेडिट खत्म हो गया कार्बन इमिशन करने का, तो आपने दूसरी कंपनी से उस क्रेडिट को खरीद लिया ताकि आप उस महीने या उस साल की जितनी कार्बन इमिशन है वो आराम से कर सकें। दिस क्रिएट्स अ सिस्टम, कह रहा है कि इसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया इन विच मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार बनाने वाले हैं, विद एन अर्ली टेक्नोलॉजिकल लीड, जिनके पास पहले से ही वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, कैन एक्यूमुलेट सरप्लस क्रेडिट्स, वो ज़्यादा क्रेडिट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, एंड सेल देम टू लैगार्ड्स, और उनको बेच सकते हैं जो कि स्लो है और टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। लैगार्ड्स मतलब जो कि स्लो है और टेक्नोलॉजिकली तरीके से वो पीछे हैं। फर्दर कह रहा है कि इस ये जो नया रूल आया है उसमें और होगा क्या कि कंप्लायंस इज टू बी असेस्ड ओवर 3 years ब्लॉक, कि रूल फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसको असेस करने के लिए, उसको परखने के लिए 3 साल में हर बार चेकिंग होगी, रादर देन एनुअली, ना कि हर साल। अलाउइंग मैन्युफैक्चरर्स टू एवरेज परफॉर्मेंस ओवर टाइम, इससे क्या होगा कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको समय मिल जाएगा कि वो जो ये 3 साल का पीरियड है इसमें वो अपने जितना भी इमिशन कर रहे हैं उसको एवरेज कर सकें। मान लो कि कोई कंपनी ए है, उसने 100 पॉइंट इमिशन किया कार्बन डाइऑक्साइड का पहले ईयर में, यहाँ पे उसने किया नहीं और यहाँ पे 150 कर दिया, 50 कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो साल भर का इमिशन होगा वो कितना होगा, 150/3 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब सरकार ने बोला होगा कि 65 से नीचे रहना चाहिए, तो क्या हुआ कि उन्होंने 3 साल में एवरेज जो है वो 50 कर दिया। तो वो ये कह रहा है कि एक तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को इसमें मौका मिल जाएगा कि वो अपना एवरेज जो है वो ओवर टाइम कम कर लें। दिस रिड्यूसेस इमीडिएट प्रेशर, इससे होगा क्या कि उनके ऊपर जो तत्कालीन प्रेशर है उसमें कमी आ जाएगी, एंड वीकेंस द सिग्नलिंग इफेक्ट दैट रेगुलेशंस आर मेंट टू प्रोवाइड, और उस सिग्नलिंग इफेक्ट को कमजोर कर देगा जिसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। रेगुलेशन मतलब लॉ, कानून, रूल्स। जो ये रेगुलेशंस हैं, लॉ है, कानून है, ये बनाए किस लिए जाते हैं कि उनको इसलिए बनाया जाता है ताकि वो
एक तरीके का प्रभाव छोड़ सकें, एक तरीके का सिग्नल दे सकें कि आप अब चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि ये एवरेज परफॉर्मेंस ओवर टाइम ठीक करने लग गई कंपनियां, तो जिस वजह से रूल बनाए गए हैं उसका जो सिग्नलिंग इफेक्ट है वो कमजोर पड़ जाएगा। एट अ टाइम ऑफ फॉसिल फ्यूल वर्टिलिटी, कह रहा है कि ऐसे वक्त में जहां पे फॉसिल फ्यूल की काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, वोलेटाइल मतलब ऊपर नीचे बहुत ज्यादा उथल पुथल है, जहां पे फॉसिल फ्यूल मिल रहा है नहीं भी मिल रहा है। अब यूएस ईरान वॉर चल रहा है, कभी कभी शिपमेंट आ पा रही है, कभी कभी नहीं आ पा रही है। दिस पॉलिसी अपीयर्स टू वीक टू ड्राइव मीनिंगफुल चेंजेस इन अ सेक्टर। कह रहा है कि ये जो नीति है ऐसा प्रतीत होता है कि ये काफी ज्यादा कमजोर है कि कोई बड़ा चेंज इस सेक्टर में कर पाए। दैट इज सेंट्रल टू क्लाइमेट मिटिगेशन, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि मध्य है या फिर एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट है क्लाइमेट को कंट्रोल करने का। मिटिगेट मतलब शांत करना, कि क्लाइमेट को शांत करने के लिए ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है। मगर ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति है, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है कि किसी भी अर्थपूर्ण चेंजेस वो कर सकें। इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और ये जो सेक्टर है ये इंपॉर्टेंट किस लिए भी है कि ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, जो खुद की एनर्जी बनाने की क्षमता है उसके लिए भी एक मध्य बिंदु है, और जो भारत की अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी है उसके लिए भी जरूरी है। विदाउट शार्पर इंसेंटिव्स, CAF 13 risks becoming a framework that manages emission on paper rather than transforming them in practice। कह रहा है कि अगर मजबूत इंसेंटिव्स नहीं होंगे, प्रोत्साहन नहीं होंगे, इंसेंटिव मतलब रिवॉर्ड्स, तो ये जो CAF थर्ड जो नीति लाई गई है इसका रिस्क ये है कि ये फ्रेमवर्क को ऐसा बना देगी कि जो ये कि ऑन पेपर ही इमिशन को, जो इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऐसा लगेगा कि पेपर में ही मैनेज किया जा रहा है। मतलब प्रैक्टिस में, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि अगर सही से इंटेंसिव नहीं दिए गए, इसको ध्यान नहीं दिया गया, रिवॉर्ड नहीं दिए गए, तो ये जो नीति लाई गई है सिर्फ ये पेपर में ही एक तरीके से मजबूत दिखाई देगी, मगर जो जमीनी स्तर पे अपना काम नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इनकैप्सुलेट्स, इनकैप्सुलेट का मतलब होता है शामिल करना, कंटेन करना, द ऑथर्स प्राइमरी क्रिटिक रिगार्डिंग द प्रपोज्ड कैफे थर्ड फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबल डिजाइन। कह रहा है कि इन सेंटेंस में से जो ऑथर का एक तरीके से क्रिटिसिज्म है कैफे थर्ड की जो डिजाइन है, फ्लेक्सिबल डिजाइन है, उसको लेकर वो किस सेंटेंस में पूरा बताया जा रहा है। ये जो डिजाइन थी इससे होना क्या था कि जो तुरंत नीड है हम लोग को इलेक्ट्रिक की तरफ आगे बढ़ने की, उससे क्या हो रहा है, क्योंकि इस नीति में जो नई नीति आई है इसमें बहुत से रास्ते मैन्युफैक्चरर्स को मिल जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो टारगेट है वो छोटे छोटे चेंजेस करके ही पूरा कर ले रहे हैं, और उनको जरूरत नहीं पड़ रही है बड़ा चेंज करने की, जो कि खासकर कौन सी है, इलेक्ट्रिफिकेशन, जो को पैसेज में बताया गया था। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी क्रिटिसिज्म जो है ऑथर की तरफ से यही आया है। द फ्रेमवर्क लैक्स अ डेफिनेटिव एंड न्यूमेरिकली स्पेसिफिक हेडलाइन टारगेट। कह रहा है कि इस ढांचे में एक डेफिनेट टारगेट नहीं है, ऐसा तो नहीं है, टारगेट तो है मगर हाँ ये रीजन नहीं है इसका। द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स अल्टरनेटिव कंप्लायंस पाथवे, कह रहा है कि जो इस नीति में इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा गया है, वो क्या है, अलग अलग तरीके के रास्ते दिए गए हैं रूल्स को फॉलो करवाने के लिए इफेक्टिवली। इससे क्या हुआ है, डायल्यूट द सिस्टमैटिक प्रेशर फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। एक जो अर्जेंट प्रेशर था कंपनीज के ऊपर, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़े, अब उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। तो यही आंसर है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। This follows a controversy late last year, driven largely by differences between Maruti Suzuki, which commands an overwhelming share of the small car segment, and other manufacturers. In the context of the passage, the word commands is closest in grammatical function and meaning to. कह रहा है कि ये जो commands है इसका मतलब क्या है। कमांड्स का मतलब है कि बहुत ही बड़े शहर में एक तरीके से होल्ड है ना, होल्ड है उसकी। ऑर्डर्स अ सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर को ऑर्डर करना, टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क विद इमीडिएट एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कि किसी स्पेसिफिक टास्क को करने का पूरी तुरंत और एब्सोल्यूट अथॉरिटी के साथ, ऐसा नहीं है। पजेसेस और एक्सरसाइज अ डोमिनेंट पोजीशन, हाँ जो मारुति सुजुकी है वो एक तरीके से डोमिनेंस पोजीशन रखती है अपने पास ओवर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस विद अ
विद इन अ स्पेसिफिक फील्ड, किसी स्पेसिफिक फील्ड में पूरा उसका कंट्रोल होता है, उसका प्रभाव होता है। तो यही है, एक तरीके से कमांड रखता है किसमें, एक बड़े शेयर में, कौन से, स्मॉल कार सेगमेंट में। At a time of fossil fuel volatility, the policy appears too weak to drive meaningful change. Identify the grammatical role of the underlined phrase too weak to drive as utilized in the passage. ये too weak to drive कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, जेरेंट फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। देखो, दिस पॉलिसी, ये नीति, ये क्या आ गया, वर्ब आ गया, एक तरीके का लिंकिंग वर्ब आ गया, ठीक है। तो आगे क्या होना चाहिए, या एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये टू वीक टू ड्राइव, मतलब ये जो नीति है, ऐसा प्रतीत होता है कि काफी ज्यादा कमजोर है किसी भी मीनिंगफुल अर्थ को लाने के लिए। तो क्या लगता है, क्या होना चाहिए ये, क्या इसको एडवर्बियल फ्रेज मत समझ लेना, क्यों कि ये कह दो कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। भाई यहाँ पे वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब की तरीके से है, एक तरीके से ये दिस पॉलिसी की बात कर रहा है। अब बताओ क्या होना चाहिए, साथ साथ दिख रहा है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। पार्टिसिपल फ्रेज भी कभी कभार हम एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में बोलते हैं इसको, मगर इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज तो है नहीं। जेरेंट फ्रेज जो है वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जुड़ा होता है, जेरेंट फ्रेज बनता है, और ये एक तरीके से नाउन की तरह काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ये भी नहीं होगा, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह जेरेंट फ्रेज काम करता है। एडवर्बियल फ्रेज जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे इसका काम नहीं है, तो बेस्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। What does the author imply by asserting that cafe third risks managing emissions on paper rather than transforming them in practice? कह रहा है ऑथर का क्या मतलब था कि ये जो कैफे थर्ड के बारे में उसने बोला था कि ये जो नीति है, कैफे थर्ड है, वो पेपर में ज़्यादा मजबूत है मगर प्रैक्टिकल में उससे कुछ कर, मतलब कुछ भी वो चीज़ नहीं ला पाएगी। The administrative cost of tracking fuel efficiency will likely exceed the actual financial saving from fuel reduction. ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। The Bureau of Energy Efficiency has failed to provide a clear and actionable timeline for the 77 किलो, नहीं, उन्होंने बताया कि 2021 से 32 तक आप 77 ग्राम पर किलोमीटर के रेंज में लाना है। टाइमलाइन तो सही से बताया उन्होंने। The transition to cleaner fuels is currently being hindered by the persistent lack of consensus among car makers. कह रहा है कि कार मेकर्स के बीच में एक तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से जो क्लीनर फ्यूल्स की तरफ ट्रांजिशन है वो इस समय जो है वो रुक गया है। ऐसा नहीं है, बताया गया है पहली लाइन में कि यूनानिमसली तरीके से जितने भी कार मेकर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्लीनर फ्यूल्स के लिए ट्रांजिशन के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। The framework prioritizes statistical maneuvers and marginal gains instead of driving a profound systematic change. कह रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये जो ढांचा है, या फिर कह सकते हैं ये जो नीति बनाई गई है, इसमें प्राथमिकता दी गई है स्टैटिस्टिकल मैन्यूवर्स का, मतलब एक तरीके से डेटा के साथ छेड़खानी करने का, कि ऑन पेपर तो लगेगा सब कुछ सही चल रहा है और छोटे मोटे गेम्स भी होंगे, मगर जो एक सिस्टमैटिक चेंज चाहिए, एक बड़ा चेंज चाहिए, एक प्रोफाउंड चेंज चाहिए, वो नहीं दिखेगा। तो बात एकदम सही है कि पेपर में तो मजबूत दिखेगा मगर रियलिटी में उसका प्रभाव वो नहीं होगा जो होना चाहिए। Choose the word that is most opposite in meaning to the word stringent as used in the passage. Stringent का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा strict हो। Lenient and permissive standards, हाँ तो यही आंसर है, lenient होता है इसका। Inherent and intrinsic qualities, मतलब जो नेचुरल अंदर की क्वालिटीज होती है, नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। स्पोरेडिक एंड इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूअस ना हो, स्पोरेडिक जो मतलब होता है जो रुक रुक के हो रहा हो, तो ये भी मतलब नहीं है। रिडंडेंट एंड सुपरफ्लुअस, मतलब जो चीज बेकार हो, तो इसका भी मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। यू हैव जस्ट लैंडेड आफ्टर एन 18-hour फ्लाइट, कह रहा है कि बस तुम लैंड हुए हो 18 घंटे की फ्लाइट के बाद। रेड आइड, आंखें लाल हैं थकान से, एंड योइंग, जमाई ले रहे हो, एंड डैश योर सेल्फ, और अपने आप को क्या कर रहे हो, फॉर द यूजुअल एयरपोर्ट इग्निटीज, उन जो मतलब एयरपोर्ट में जो ट्रीटमेंट होता है, पासपोर्ट चेक किया जाता है, आप सामान उठाते हो, लैंड करने के बाद जो समस्याएं होती है उसकी बात हो रहा है, तो उसके लिए अपने आप को एक तरीके से तैयार करते हो। क्या होना चाहिए,
कंपोज, कंपोज का मतलब होता है बनाना या शांत करना काम, कोई मतलब नहीं है। रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता करना, मनाना, सेटल करना चीज़ों को, नहीं आ रहा है। एक्लिमेट, इसका मतलब होता है आदत डालना, कोई मतलब नहीं है। ब्रेस मतलब अपने आप को तैयार करना। ब्रेस योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करना उस ट्रीटमेंट के लिए जो कि अनप्लेजेंट हो, है ना, जो कि एयर लैंड होने के बाद होता है। तो ठीक लग रहा है, डी कर सकते हैं यूज। द डैश टू इमिग्रेशन, मतलब एक तरीके से आप इमिग्रेशन की तरफ जाते हो। द डेड आइड क्यूइड एंड द एंडलेस वेट फॉर योर बैग, और थकी आंखों से उस क्यू की तरफ खड़े हो जाते हो और अपने बैग का इंतजार करने लगते हो। इमिग्रेशन की तरफ एक तरीके से जाना है, इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए वहाँ से बैग लेना, पूरा प्रोसेस होता है, काफ़ी देर का, आधे एक घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट से निकलते निकलते। जॉन्ट का मतलब क्या होता है, छोटी एक मज़ेदार यात्रा, ट्रिप बोल सकते हैं इसको। स्ट्रॉल का मतलब होता है वॉक। ट्रज का मतलब होता है थकी हारी वॉक, बहुत धीमे धीमे बड़े बड़े भारी कदमों से चलना हो सकता है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है धार्मिक यात्रा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि थकान भरी यात्रा से आ रहे हो तो थकान भरे ही तुम्हारे कदम होंगे। द ट्रज टू इमिग्रेशन डेड आइड क्यूइंग। इंस्टीट्यूट कह रहा है कि इसके बजाय स्माइलिंग एआई पावर्ड ऑटोनोमस क्लीनर्स वाइप द स्पॉटलेस फ्लोर्स। कह रहा है कि इसके बजाय अगर आपके पास आपको एक स्माइलिंग एआई पावर्ड ऑटोनोमस क्लीनर जो कि उस वहाँ की सड़कों को, फ्लोर्स को साफ कर रहा है जो बहुत पहले से ही चमक रही हैं, एंड इमिग्रेशन मूव्स विद द काइंड ऑफ स्पीड, और ये जो इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस है इतनी तेजी से हो रहा है, दैट्स मेक्स यू मोमेंटरली डैश। क्या कर देगा, मतलब आप देख रहे हो कि इतनी तेजी से प्रोसेस हो रहा है जो जनरली इतनी तेजी से नहीं होता है, तो आप क्या हो जाओगे, पैरानॉइड हो जाओगे। पैरानॉइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शक करने वाला व्यक्ति, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा वरीड हो, चिंतित हो। सस्पिशियस, संदेह में आ जाओगे, डाउटफुल होगा। और डेलीरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भ्रम की हालत में, कंफ्यूजन या फिर कंफ्यूज्ड। यहाँ पे बेस्ट होगा सस्पिशियस। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इतनी तेजी से एक हर चीज़ें हो रही होंगी कि फॉर अ मोमेंट आपको एक तरीके से संदेह होने लगेगा कि कहीं आप गलत जगह तो नहीं आ गए। मतलब जैसे मान लो कि ट्रेन में लोग जनरल डिब्बे में जाते हैं इंडिया में, और जनरल डिब्बे की हालत तो आप जानते ही हो, वहाँ पे आपको एकदम फर्स्ट क्लास एसी जैसा ट्रीटमेंट मिलने लग जाए तो आप तरीके से शॉक हो जाओगे ना, एकदम संदेह में आ जाओगे कि गलती कहीं मैं कहीं और दूसरे डिब्बे में तो नहीं आ गया। तो वही चीज़ इसके साथ हो रही है। इन लेस देन 15 मिनट्स करा कि 15 मिनट के अंदर यू आर कब साइड इन द ट्रॉपिकल हीट। कब साइड का मतलब होता है रोड साइड, आप भरी गर्मी में वहां पे रोड के सामने आप आ गए हो, मतलब आपने एयरपोर्ट को लीव कर दिया है। वंडरिंग वाई द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टिल मेक दिस सो हार्ड, और आपको ये आश्चर्य हो रहा है क्यों दुनिया के दूसरे हिस्सों में, दूसरे एयरपोर्टों में आज भी ये जो इमिग्रेशन प्रोसेस इतना ज़्यादा टफ है कि एक एक घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है। डेज लेटर, कुछ समय बाद, आफ्टर अ सीमलेस चेक इन फॉर योर ट्रिप बैक होम, यू वेट फॉर योर फ्लाइट इन द एयरपोर्ट ट्रांजिट हॉल। कि जब अपने घर लौटने के लिए दोबारा से चेक इन करते हो एयरपोर्ट में और अपनी फ्लाइट का ट्रांजिट हॉल पर एयरपोर्ट में वेट कर रहे होते हो, वेयर देयर इज अ फ्री टू 24x7 सिनेमा, जहाँ पे 24x7 जो है सिनेमा हॉल होता है या फिर सिनेमा जो मूवी चल रही होती है। बटरफ्लाई गार्डन होता है वहाँ पर, एंड द वर्ल्ड टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल, और एक बहुत बड़ा सा इंडोर वाटरफॉल होता है। हियर्स इवन एन इंडोर ग्लास फिश पॉन्ड यू कैन वॉक ओवर, और कह रहा है कि वहाँ पे एक इंडोर ग्लास फिश पॉन्ड है, तालाब है जिसमें मछलियाँ हैं जिसके आप ऊपर चल सकते हो। कंप्लीट विद अ डिजिटल रूफ डिस्प्ले, और वहाँ पे एक डिजिटल, उसके ऊपर डिजिटल रूफ है, दैट डैश द वेदर आउटसाइड, जो कि बाहर के जो जैसा वेदर होता है उसको दिखाती है। मतलब यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डिस्प्ले लगी हुई है जिसमें आप बाहर के जैसा मौसम है वैसे ही देख सकते हो। क्या होना चाहिए, दैट ट्रैक्स। अब ये क्या है, ये है रिलेटिव क्लॉज जो कि डिस्प्ले के बारे में बता रहा है। तो क्या करती है वो वेदर जो आउटसाइड है, ट्रैक करती है। ट्रैक का मतलब पीछा करना, कोई मतलब आ रहा है यहाँ पे। प्रोजेक्ट करती है, दिखाना, प्रोजेक्ट। मगर यहाँ पे क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिमिलर वर्ब चाहिए, तो प्रोजेक्ट गलत हो जाएगा। स्कैन भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए तो भी गलत हो जाएगा। मिरर्स, हाँ,
एक तरीके से दिखाती है। अब ये ग्रामेटिकली भी सही है, मीनिंग भी सही आ रहा है कि जो डिस्प्ले है जो कि एक सिंगुलर है, उसके लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब ये दैट जो है वो रिलेटिव क्लॉज है जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो डी जो है करेक्ट होगी। और पता भी है कि जो रिलेटिव क्लॉज होता है उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से ही वर्ब आती है, तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा। एट टाइम्स यू फॉरगेट यू आर इन एन एयरपोर्ट, करें कभी कभार आप भूल जाते हो कि आप एयरपोर्ट में हो, इतना ज़्यादा सुंदर है वो। एंड नॉट अ टाइनी फ्यूचरिस्टिक सिटी दैट एक्सीडिंगली वेल रन, ना कि आप मतलब आपको ये याद नहीं रहता कि आप एयरपोर्ट में, आपको ऐसा लगता है कि आप एक छोटे से एक बहुत बढ़िया सिटी में हो जो कि बहुत अच्छी तरीके से इसको चलाया जा रहा है। दिस में साउंड लाइक अ डैश फ्लायर्स फीवर ड्रीम, कह रहा है कि ये एक ऐसे सपने मतलब ऐसा सपना लगता है जो वो यात्री का जो कि एक तरीके से रियल नहीं है। क्या होना चाहिए? दिस में साउंड लाइक अ सीजन्ड, सीजन्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अनुभवी। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार हो सकता है। हैबिचुअल पता ही होगा ये चीज़ नहीं है। क्रोनिक का मतलब होता है जो चीज़ बहुत लंबे समय तक चले, जैसे क्रोनिक डिजीज होती है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? फ्रीक्वेंट। दिस में साउंड लाइक अ फ्रीक्वेंट फ्लायर फीवर ड्रीम। इनफैक्ट कह रहा है कि इट्स सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट, ये कौन सा एयरपोर्ट की बात हो रही है? ये सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट की बात हो रही है। विच हैज़ जस्ट वन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड, जिसने स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है अभी अभी फॉर वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट होने के लिए फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो एंड 14 टाइम्स ओवरऑल। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।